रात को 9 बजे हर्षित डिस्को पार्टी करके घर लौट रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। अरे कौन है? इस टाइम कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा है। शिट यार, मोबाइल तो बंद हो गया। पता नहीं किसका कॉल होगा। भैया, मैं कॉल कर रही थी, मुझे आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। अचानक पीछे से आवाज आई, जिसको सुनकर हर्षित एकदम चौंक पड़ा। फिर उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उफ, मैं तो डर ही गया था, शायद आज ज्यादा पी ली है। कहते हुए जैसे ही उसने सामने देखा, उसके गले में सांस अटक गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भैया, पार्टी करके मजा ना आया हो तो मैं एक और पार्टी करवा दूं। उस लड़की का चेहरा नीला पड़ा हुआ था, आंखें लाल लाल चमक रही थीं, नाखून लंबे लंबे तेज धार थे और खुले हुए बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे। रिद्धिमा, तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुम तो मर गई थी। मुझे क्या पता कि मैं मरी हूँ या जिंदा। मैं तो पागल हूँ ना, जिसको आप पागल खाने पहुँचाना चाहते थे। ये सुनकर हर्षित अपनी बाइक से उतरने वाला था कि तभी रिद्धिमा ने हाथ से इशारा किया और उसकी बाइक हवा में ऊपर चली गई। बचाओ! क्या कहा भैया? मुझे माफ कर दो रिद्धिमा, छोड़ दो मुझे। ठीक है, छोड़ देती हूँ। कहकर रिद्धिमा ने हर्षित की बाइक को इतनी जोर से जमीन पर उतारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। इसके साथ साथ ही हर्षित की भी मौत हो गई। मम्मी, ये हर्षित अभी तक घर नहीं आया और उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। तभी घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगीं और एक भयानक आवाज आई। वो अब कभी नहीं आएगा। जिसको सुनकर वो दोनों डर गईं। कौन है? ये किसकी आवाज है? और किसकी आवाज हो सकती है? मेरी प्यारी बहन। तभी कमरे की लाइट्स जल उठीं और सामने उनको रिद्धिमा भयानक रूप में खड़ी नजर आई। रिद्धिमा को देखकर दोनों ने डर कर चीख मारी। कौन है ये चुड़ैल? चुड़ैल तो तुमने बनने पर मजबूर किया है, वरना मैं तो तुम्हारी बहन थी रिया। रिद्धिमा। ये सुनकर रिद्धिमा ने अपने हाथों को उनकी तरफ बढ़ाया। उसके लंबे लंबे चुड़ैलों जैसे नाखून देखने के बाद दोनों बेहद डर गईं और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगी। कहाँ भाग रही हो मम्मी? रिद्धिमा ने पीछे से सुषमा को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर 2 बार वार किया। फिर उसने हंसते हुए उसको छोड़ दिया और वो दोनों जैसे ही भागने के लिए दरवाजे पर पहुंची तो उसको खोलते ही ऋषभ उनके सामने खड़ा नजर आया। अरे क्या हुआ? तुम लोग कहाँ भाग रही हो और इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? सुषमा ने कांपते हुए ऋषभ को बताया। वो रिद्धिमा की आत्मा हमें मारना चाहती है। वो वापस आ चुकी है। क्या कह रही हो तुम? रिद्धिमा की आत्मा कहाँ है? दिखाओ जरा मुझे। वो रही, वो उधर। कहते हुए सुषमा ने पलटकर इशारा किया तो वहाँ कोई नहीं था और सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था। क्या कह रही हो तुम? देखो, सब कुछ तो सही है। यहाँ कहाँ है वो? पापा, हम सच कह रहे हैं। उसकी आत्मा हम दोनों ने देखी है। वो बहुत ही भयानक लग रही थी। तुम दोनों रिलैक्स हो जाओ और चलो अंदर वापस चलो, यहाँ कोई नहीं है। ऋषभ ने दरवाजा बंद किया और दोनों को हॉल में लेकर जैसे ही चला, कमरे की लाइट्स फिर से ब्लिंक करने लगीं और रिद्धिमा फिर से नजर आई। पापा, इन लोगों की वजह से मेरी मौत हुई है। मैंने हर्षित को भी मार दिया है और अब इन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। सुनकर दोनों बहुत डर गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। तुमने हर्षित को खत्म कर दिया? हाँ, कर दिया। और अब सारा राज अपने मुंह से पापा को बताओ, वरना तुम दोनों को भी मार दूंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रिद्धिमा की माँ के मर जाने के बाद मैं अकेला सा पड़ गया था। ऐसे में मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुम्हारे भी पति की मौत हो चुकी थी। तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को भी अपनाया और तुमने मेरी बेटी को ही मरवा दिया। क्यों?
मम्मी प्लीज पापा को सब कुछ बता दो, नहीं तो ये हमें मार देगी। रिया ने डरते हुए कहा, तुमने हमें अपनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था, लेकिन मेरे इन बच्चों को ये समझ नहीं आया। ये तुम्हारी बेटी रिद्धिमा को पसंद नहीं करते थे और इसको इस घर से और तुम्हारी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते थे। मैंने इनको समझाना चाहा, लेकिन ये नहीं माने। मैं भी मजबूर होकर इनका साथ देने लगी। हमने इसको पागल साबित करने की साजिश की। कभी रिया तो कभी हर्षित इसको रात में आत्मा बनकर डराया करते थे, जिससे तुमको भी लगने लगा था कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन एक दिन इसने हमारी बातें और पूरा प्लान सुन लिया। ये उसी टाइम कार लेकर तुमको बताने के लिए निकल पड़ी। हर्षित ने बाइक से इसका पीछा किया और हर्षित को पीछे छोड़ने के चक्कर में इसने कार बहुत तेज भगाई। सामने से अचानक ट्रक आया और इसका एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया। ये देखकर हर्षित वहाँ से वापस घर आया और उसने हमें सब बता दिया। हम ये सुनकर खुश हो गए कि जिसको हम रास्ते से हटाना चाहते थे वो अपने आप ही खत्म हो गई। तुम्हारे दिमाग में पहले से ही हमने ये डाल रखा था कि ये पागल हो चुकी है और कई बार घर से भाग भी चुकी है। इसलिए हमने तुमसे ये कह दिया कि ये चुपचाप कार लेकर घर से निकली और इसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने तुम तीनों को अपनाया और तुमको मेरी एक बेटी से तकलीफ थी। मैं अपने बच्चों के आगे मजबूर थी। इतना सुनकर रिद्धिमा गुस्से से बोली, पापा मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। असली गुनहगार तो मैं हूँ बेटा। ना मैं इन लोगों को यहाँ लाता, ना तुमको मरना पड़ता। तुम सबसे पहले मुझे मारो। वैसे भी मैं अकेला जीकर क्या करूँगा। पापा मैं आपको अकेला नहीं करना चाहती, इसलिए मम्मी को माफ कर रही हूँ, लेकिन जिन्होंने मेरी जगह लेनी चाहिए उनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रिद्धिमा ने रिया के बाल पकड़े और उसको घसीटकर एक कमरे में ले गई। ऋषभ और सुषमा उसको रोकने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन उसके अंदर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मम्मा मुझे माफ कर दो रिद्धिमा, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, तू माफी के लायक कहाँ है, तुझे तो मरना ही पड़ेगा। कहते हुए रिद्धिमा ने भयानक आवाज करते हुए उसके मुंह पर पंजा मारा, जिससे उसका चेहरा खूनम खान हो गया और वो जोरों से चीखने चिल्लाने लगी। बाहर खड़े ऋषभ और सुषमा इस आवाज को सुनकर बेहद डर गए और दरवाजा खुलवाने के लिए जोर जोर से पिटने लगे। बहुत अच्छा लगता है ना पैसा, अब जहन्नुम में जाकर खूब एंजॉय करना बिन पैसों के। कहकर रिद्धिमा ने उसको एक पंजा मारा और वो जमीन पर गिर पड़ी। फिर रिद्धिमा ने आखिरी पंजा उसके पेट में ऐसा मारा कि चारों की चारों उंगलियां उसके पेट के अंदर समा गईं। और एक खौफनाक चीख के साथ रिया के मुंह से खून आया और उसने दम तोड़ दिया। रिद्धिमा ने हंसते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया और वो अपने आप खुल गया। रिया को मरा हुआ देखकर सुषमा ने जोर से चीख मारी और उसकी लाश से लिपटकर रोने लगी। ऋषभ के भी उसे देखते हुए आंख में आंसू आ गए और दूसरी तरफ वो रिद्धिमा की आत्मा को खड़े हुए देखकर रो पड़ा। मुझे माफ कर दीजिएगा पापा, लेकिन इनको इनके किए की सजा मिलनी ही थी। अब मैं जा रही हूँ। सुनकर ऋषभ ने उसको हाथ हिलाकर अलविदा किया और फिर रिद्धिमा गायब हो गई।